नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज कीव में आसमान में मंडराते पुतिन के फाइटर जेट से डरे बिना ज़ेलेंस्की से दोस्ती निभाने पहुंच गए बाइडेन। किम जोंग उन की बहन की धमकी देते ही उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल दागकर आग में घी डाल दिया, जिसका जवाब देने में अमेरिका भी पीछे नहीं रहा। भारत में फरवरी में ही गर्मी ने इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए कि वैज्ञानिकों ने आशंका जताई कि सऊदी अरब के मक्का जैसी गर्मी यहां भी पड़ सकती है। और घंटों चले सियासी ड्रामे के बाद लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को जमानत दे दी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जिस वक्त कीव में बाइडेन की मुलाकात ज़ेलेंस्की से हो रही थी, उसी वक्त रूस का मिग-31 कीव के आसमान पर नजर आया। खबर है कि रूस का यह लड़ाकू विमान हाइपरसोनिक मिसाइल लेकर कीव आया था, जिसके बाद वहां एयर अलर्ट जारी कर दिया गया और सायरन बजने लगे। यह जानकारी यूक्रेन की सेना की तरफ से दी गई। यूरोप दौरे पर निकले बाइडेन का यूक्रेन जाने का कोई प्लान नहीं था। वो पोलैंड की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक उनका विमान यूक्रेन की राजधानी कीव में लैंड हो गया, जिससे सारी दुनिया चौंक गई। खबर है कि इसी दौरान कीव के आसमान पर रूस का लड़ाकू विमान उड़ता दिखा, जिसके बाद यूक्रेन की सेना अलर्ट हो गई, क्योंकि बाइडेन का यूक्रेन पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है। उनका कीव पहुंचना पुतिन को सीधी चुनौती माना जा रहा है, जिसे पुतिन की सेना ने बिना देर किए स्वीकार किया और अपना हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस मिग-31 कीव भेज दिया। यानी जिस समय कीव में जमीन पर बाइडेन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो रही थी, ठीक उसी समय आसमान में पुतिन का मिग-31 मंडरा रहा था। मानो पुतिन बाइडेन से कह रहे हो कि उन्होंने यूक्रेन में पांव रखकर अच्छा नहीं किया। रूस के विमान से जुड़ा यह दावा यूक्रेन की मिलिट्री ने किया और जानकारी दी कि पुतिन के मिग-31 के आते ही कीव में एक बार फिर एयर अलर्ट जारी कर दिया गया और सायरन बजने लगे, ठीक उसी तरह जैसे 24 फरवरी को जंग के आगाज पर बजे थे। यूक्रेन की सेना ने जानकारी दी कि रूस के इस विमान ने बेलारूस से उड़ान भरी, जिसके बाद यूक्रेन अलर्ट हो गया। वहां एक बार फिर सायरन की आवाज गूंजने लगी, जिससे संकेत मिल गया कि पुतिन को बाइडेन का यूक्रेन में कदम रखना बर्दाश्त नहीं, और इसीलिए पुतिन ने बाइडेन को हवा से ही ललकार दिया। वो भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि अपनी किंजल मिसाइल भेजकर। खबर है कि रूस का मिग-31 जो हाइपरसोनिक मिसाइल लेकर आया, वो रूस की खतरनाक किंजल मिसाइल थी। 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाली किंजल मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। और यूक्रेन जंग के दौरान रूस ने पहली बार किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया और यूक्रेन में खून की नदियां बहा दी। पुतिन ने बाइडेन को ललकारने के लिए एक बार फिर अपनी यही मिसाइल भेजी, क्योंकि बाइडेन ने जंग के दौरान पहली बार यूक्रेन का दौरा किया। इससे पहले वो यूक्रेन के दोस्त और पड़ोसी देश पोलैंड तक गए थे, यानी यूक्रेन के बिल्कुल नजदीक। लेकिन इस बार बाइडेन के कदम सीधा यूक्रेन में पड़े, जिसने रूस यूक्रेन जंग की आग में घी डालने का काम किया। वैसे बाइडेन का यूक्रेन जाने का कोई प्लान नहीं था और यूरोप दौरे के दौरान वो पोलैंड जाने वाले थे, लेकिन अचानक उनके कदम राजधानी कीव की ओर मुड़ गए, जिसने दुनिया को चौंका दिया। क्योंकि करीब 1 साल से चल रही इस जंग में पहली बार ऐसा मौका आया जब बाइडेन यूक्रेन पहुंचे, ज़ेलेंस्की से मिले। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें देखते ही देखते दुनिया में छा गईं, क्योंकि ये कोई मामूली घटना नहीं थी। बाइडेन ने यूक्रेन जाकर पुतिन की दुखती रग पर हाथ रख दिया, क्योंकि पुतिन नहीं चाहते कि अमेरिका उनके और यूक्रेन के मामले में बोले। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार ये बात अमेरिका को बताई है, लेकिन अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहा। और अब तो बाइडेन खुला खेल खेलने के मूड में है। उन्होंने कीव में करीब 5 घंटे बिताए और जान का खतरा मोल लेकर ज़ेलेंस्की के साथ वहां की सड़कों पर घूमते रहे, जिसके बाद दोनों नेताओं की औपचारिक मुलाकात हुई और बाइडेन ने एक बार फिर पुतिन से कह दिया कि अमेरिका और यूक्रेन साथ साथ हैं। अमेरिका ने बाइडेन के यूक्रेन दौरे को पूरी तरह सीक्रेट रखा और करीब 9 घंटे का सफर करके बाइडेन अमेरिका से पोलैंड पहुंचे। अमेरिका से पोलैंड तक पहुंचने में 4 एयर स्पेस का इस्तेमाल होता है। पहला अमेरिका, दूसरा यूके, तीसरा जर्मनी और चौथा पोलैंड। बाइडेन ने नेटो की सुरक्षा के कड़े घेरे में सुबह 4:15 बजे पर अमेरिका उड़ान भरी थी और खुफिया तरीके से यूके से जर्मनी तक सफर तय किया और फिर वहां से सीधा पोलैंड पहुंचे, जहां वो ट्रेन में बैठे और पोलैंड की सीमा से ट्रेन से ही कीव पहुंचे। जबकि पिछले हफ्ते तक व्हाइट हाउस यही कह रहा था कि बाइडेन के यूरोप दौरे के एजेंडे में यूक्रेन शामिल नहीं है। लेकिन पुतिन को चिढ़ाने के लिए बाइडेन यूक्रेन पहुंच गए। वो खाली हाथ नहीं आए, बल्कि उन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा कि वो यूक्रेन को हथियारों से पाट देंगे, यानी यूक्रेन की वो मांग पूरी करेंगे जिसके लिए ज़ेलेंस्की कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं। खबर है कि बाइडेन ने यूक्रेन को $500 मिलियन यानी करीब 4000 करोड़ रुपए के हथियार देने का वादा किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान बाइडेन ने खुद कहा कि वो यूक्रेन को गोला बारूद और तोपें देने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और हथियारों पर भी बात हुई जो पहली बार यूक्रेन को मिलने वाले हैं।
मतलब 24 फरवरी से पहले यूक्रेन पहुंचकर बाइडेन ने बता दिया कि वो यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। भले ही ये जंग उनकी सेना नहीं लड़ेगी, लेकिन उनके हथियारों से लड़ी जाएगी, क्योंकि बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि 24 फरवरी नजदीक है, बाइडेन ने अपनी चाल चल दी है और अब पुतिन की अगली चाल का इंतजार है। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन ने समंदर में अपनी परमाणु पनडुब्बी भेजी है, जिसके लिए उन्होंने बाइडेन के यूरोप दौरे का वक्त चुना। क्योंकि बाइडेन के यूरोप दौरे का मतलब है रूस के लिए खतरे की घंटी बजना, और इसी वजह से उसने अपनी परमाणु पनडुब्बी को समंदर में भेज दिया। यूक्रेन ने यह अलर्ट जारी करते हुए दावा किया कि रूस अपने परमाणु हथियारों का बटन दबाने वाला है, जिसके लिए तंबोव में उसके बॉम्बर तैनात कर दिए गए हैं और समंदर में पनडुब्बी भेज दी गई है। रूस का तंबोव शहर मॉस्को से करीब 400 किलोमीटर दूर है और यूक्रेन के खुफिया विभाग ने दावा किया कि रूस के इसी शहर में यूरोप की बर्बादी की कहानी लिखी जा रही है। जबकि रूस का कहना है कि यूक्रेन मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है, क्योंकि परमाणु अटैक का प्लान रूस नहीं यूक्रेन बना रहा है और रूस का नाम लेकर अपनी मनमानी करने की प्लानिंग कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से यूक्रेन के दावों का औपचारिक जवाब आया, जिसमें साफ साफ कहा गया कि कीव को रेडियो एक्टिव पदार्थों का अड्डा बनाया जा रहा है और यूरोप के अलग अलग देशों से उनकी सप्लाई की जा रही है। हालांकि रूस ने अपने इस दावे का कोई सबूत नहीं दिया, जिसके बाद यूक्रेन ने एक बार फिर कहा कि रूस नेटो को फंसाने का प्लान बना रहा है और जानबूझकर अपने ही किसी शहर पर हमला करेगा, जिसका ठीकरा पुतिन नेटो पर फोड़ देंगे और बात का बतंगड़ बन जाएगा। इधर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। 3 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह तीर और कमान निशान के तौर पर का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, जिससे नाराज होकर उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। उद्धव ठाकरे ने यहां तक दावा किया कि उनके पास पार्टी के संगठन का बहुमत है। उधर पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों ने आईएमएफ से मदद न मिलने पर अपनी सरकार को परमाणु हथियार बेचने की नसीहत दे दी। पाकिस्तान को पूरी उम्मीद थी कि उसकी हालत पर तरस खाकर आईएमएफ उसे राहत पैकेज जरूर देगा, लेकिन आईएमएफ ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसने राहत पैकेज देने के बदले शहबाज शरीफ सरकार के सामने कड़ी शर्तें रख दी थी, जिन्हें मानने से पाकिस्तान सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद आईएमएफ से उसकी बात नहीं बनी। लेकिन इससे पाकिस्तान की परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि वो भारी भरकम कर्ज, महंगाई और आतंकवाद का एक साथ सामना कर रहा है। यही वजह है कि वहां की सरकार चाहकर भी अपने लोगों की मदद नहीं कर सकती, जिससे पाकिस्तान में कोहराम मचा है। लोग खाने पीने की चीजों के लिए मारपीट तक कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर में पाकिस्तान की फजीयत हो रही है और पाकिस्तान के कई दोस्त तो मुश्किल की इस घड़ी में उससे किनारा भी कर चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने कई देशों से राहत के नाम पर भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन इससे भी उसका भला नहीं हुआ। ऐसे में वहां के रक्षा विशेषज्ञ अपनी सरकार को परमाणु बमों का सौदा करने की नसीहत देने लगे हैं। उनके मुताबिक परमाणु हथियारों के बदले पाकिस्तान को मोटी कमाई होगी, जिससे वो अपनी भूख मिटा पाएगा। हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को। पाकिस्तान के रक्षा एक्सपर्ट जायद हामिद ने तो परमाणु हथियारों को सऊदी अरब, तुर्की और ईरान को देने का सुझाव दे दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त 150 से ज्यादा परमाणु बम है। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर दुनिया भर की नजर है और अमेरिका समेत कई देशों को तो इस बात का भी डर है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहीं गलत हाथों में न चले जाएं। इसी वजह से यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक टीम हाल ही में पाकिस्तान दौरे पर गई थी, जिसने वहां के परमाणु ठिकानों की जांच की थी। इस दौरान इस बात की पड़ताल की गई कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की सुरक्षा कितनी पुख्ता है, क्योंकि इन दिनों जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं, उसके परमाणु बमों के जखीरे पर ही सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भूख से परेशान वहां की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। इसी को देखते हुए कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने एक इमरजेंसी प्लान बना रखा है, जिसके मुताबिक अगर पाकिस्तान के परमाणु बमों पर खतरा मंडरा है तो वो स्नैच एंड ग्रैब यानी हथियारों को छीनकर उन पर कब्जा करने की नीति पर काम करेगा। मतलब पाकिस्तान के परमाणु बमों की सुरक्षा के लिए अमेरिका उन पर अधिकार जमा लेगा, जिससे पाकिस्तान का परमाणु बमों का सौदा करने का प्लान भी कामयाब नहीं हो पाएगा। इस बीच तुर्की को भेजी गई मदद पर पाकिस्तान की वजीयत हो गई, क्योंकि वहां के एक पत्रकार ने दावा किया कि पाकिस्तान ने मदद के नाम पर तुर्की को उसी का सामान दे दिया। पत्रकार ने दावा किया कि ये चीजें तुर्की ने पिछले साल पाकिस्तान भेजी थी, क्योंकि बाढ़ की वजह से पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में तबाही हो गई थी और तुर्की ने दोस्त होने का फर्ज निभाते हुए पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत सारा सामान भेजा था। लेकिन तुर्की को क्या पता था कि पाकिस्तान बेशर्मी की हर हद पार कर डालेगा और मुसीबत के समय अपना लेबल लगाकर तुर्की को उसी का सामान लौटा देगा। पाकिस्तान की वजीहत कराने वाला यह दावा वहां के एक पत्रकार शाहिद मसूद ने किया और पाकिस्तान की बेशर्मी की पोल खोलते हुए बताया कि तुर्की को पाकिस्तान से वही सहायता मिली जो उसने बाढ़ के दौरान पाकिस्तान भेजी थी।
शाहिद मसूद ने दावा किया कि पाकिस्तान ने तुर्की की राहत सामग्री को दोबारा पैक किया और भूकंप सहायता के नाम पर तुर्की को ही भेज दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर और बाहर दोनों जगह शहबाज सरकार की थू-थू होने लगी। तुर्की के मुद्दे पर वैसे भी शहबाज शरीफ की कई बार फजीहत हो चुकी है और खूब जोड़ तोड़ के बाद शहबाज और उनके प्रतिनिधिमंडल ने तुर्की का दौरा किया, जबकि इससे पहले एर्दोआन ने शहबाज को वहां आने से रोक दिया था, जिससे पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुंह बन गया था। क्योंकि खुद को तुर्की का हमदर्द बताने वाले शहबाज की तुर्की में एंट्री ही बंद हो गई थी, जबकि भारत और कुवैत जैसे देशों से वहां मदद पहुंची। कुवैत के शासक ने तो इसी दौरान एर्दोआन से मुलाकात भी की थी, जबकि पाकिस्तान तो तुर्की में एंट्री मिलने का इंतजार ही करता रहा। इस बीच भारत ने तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। इस ऑपरेशन के तहत वहां जरूरी चीजें और एनडीआरएफ की टीमें भेजी और शहबाज मुंह देखते रह गए। लेकिन जब उनसे नहीं रहा गया तो वो और उनका पूरा मंत्रिमंडल इस्लामाबाद में तुर्की के दूतावास पहुंच गया, जिसके बाद शहबाज को तुर्की जाने का ग्रीन सिग्नल मिला। लेकिन इस मौके पर भी पाकिस्तान के मुंह पर कालिक फुट गई, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना लेबल लगाकर तुर्की को उसी का सामान दे दिया, जिसके बारे में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने ही बताया, जिसके बाद शहबाज शरीफ की उनके अपने मुल्क में खूब थू-थू हुई। हमारी अपने लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि वो चीज लेके जो उन्होंने हमें दी है। यानी पाकिस्तान का तुर्की को मदद करना उसकी शर्मिंदगी की वजह बन गया। इससे बेहतर तो यह होता कि शहबाज खाली हाथ तुर्की जाते। कम से कम उनकी इस हरकत पर पाकिस्तान के लोगों को शर्मिंदा तो ना होना पड़ता, क्योंकि मदद के नाम पर उन्होंने पाकिस्तान की और मिट्टी पलीत करा दी। उधर पाकिस्तान के तोरखम बॉर्डर पर तालिबान ने पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों पर हमला बोल दिया, जिसमें कई जवानों के मारे जाने की खबर है। पहले से ही आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और अब अफगानिस्तान के तालिबान ने भी पाकिस्तान के तोरखम बॉर्डर पर धावा बोलकर उसकी मुश्किलें बढ़ा दी। मतलब ये कि आतंकी संगठन टीटीपी के बाद अब तालिबान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग का बिगुल बजा दिया है। खबर है कि तालिबान और पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों के बीच हुई मुठभेड़ में कई लोगों की मौत हो चुकी है। तोरखम बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें पूरा इलाका गोलियों और बमों की आवाज से थर्राता रहा। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में सड़कों पर जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते नजर आए। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब तालिबान और पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवान आमने सामने आए हों। इससे पहले दिसंबर 2022 में भी तोरखम बॉर्डर पर फायरिंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के 7 जवानों की मौत हो गई थी। और अब एक बार फिर तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग का मैदान बन चुका है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान पाकिस्तान की सीमा में लगातार आतंकी भेज रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के शहरों में हमले हो रहे हैं। और पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक इसी वजह से कुछ रोज पहले पाकिस्तान ने इलाज के लिए आने वाले अफगानिस्तान के नागरिकों पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद तालिबान भड़क गए और उन्होंने पाकिस्तान की सरकार पर वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए तोरखम बॉर्डर को बंद कर दिया, जिससे पाकिस्तान को तगड़ी चोट पहुंची। क्योंकि तोरखम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अहम बॉर्डर है। वहां से पाकिस्तान मध्य एशिया के देशों तक कारोबार करता है, लेकिन बॉर्डर बंद होने से कंगाल हो चुके पाकिस्तान का कारोबार ठप पड़ गया, जिससे शहबाज शरीफ सरकार की परेशानी और बढ़ गई। असल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ड्यूरेंट लाइन अलग करती है, पाकिस्तान इसे बॉर्डर मानता है। लेकिन अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के ठीक 5 दिन बाद ही तालिबान ने ड्यूरेंट लाइन को मानने से इनकार कर दिया था। तालिबान का साफ कहना है कि पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत उसका हिस्सा है और इसी वजह से पाकिस्तान को अफगानिस्तान का हिस्सा खाली करना होगा, जिसका पाकिस्तान ने विरोध किया था और वहां अपनी सेना तैनात कर दी थी, जिसके बाद तालिबान ने वहां मौजूद पाकिस्तान की सेना के कई चेक पोस्ट उड़ा दिए थे। तालिबान के उन हमलों में पाकिस्तान के कई फौजी मारे गए थे और कई अब भी उनके कब्जे में हैं। और मौजूदा हालात में पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं बची कि वो तालिबान को ललकार सके। ऊपर से आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान के शहरों को निशाना बना रहा है। पेशावर की मस्जिद में आत्मघाती हमला और 3 दिन पहले कराची पुलिस हेडक्वार्टर्स पर इसी संगठन के आतंकियों ने धावा बोला था। ये आतंकी संगठन खुद को अफगानिस्तान के तालिबान का ही एक हिस्सा मानता है, जिसका मकसद अफगानिस्तान की तर्ज पर पाकिस्तान में शरिया कानून लागू कराना है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के दिए एक बयान पर सियासी बवाल मच गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बयान पर कांग्रेस को घेर लिया और अमित शाह ने दो टूक कहा कि कांग्रेस को अगले साल आम चुनाव में इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। इससे पहले पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री पर विवादास्पद बयान दिया था। नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का। इस दौरान उन्होंने अदानी मुद्दे पर जेपीसी के गठन की मांग दोहराई थी। उधर किम जोंग उन ने 48 घंटे के अंदर 3 मिसाइलें छोड़ दी, लेकिन खबर बस यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच
तू बड़ा या मैं बड़ा की इस लड़ाई में घी डालने के लिए किम की बहन की एंट्री भी हो गई। उनकी बहन किम यो जोंग ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका बाज नहीं आया तो उत्तर कोरिया पूरे प्रशांत महासागर को अपनी फायरिंग रेंज बना देगा। मतलब उत्तर कोरिया प्रशांत महासागर को जंग का मैदान बना देगा और वहां ऐसे अंधाधुंध अपनी परमाणु मिसाइलें छोड़ेगा कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया सिर पकड़कर बैठ जाएंगे। अमेरिका और दक्षिण कोरिया इसे गीदड़ भभकी न समझे, इसलिए उत्तर कोरिया ने 2 दिन में दूसरी बार अपनी ताकत की नुमाइश की और इस बार 2 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर दी। असल में यह ताजा तनाव शुरू हुआ था शनिवार को। 2 दिन पहले उत्तर कोरिया ने अचानक अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 15 का टेस्ट कर दिया। बताया गया कि किम ने सुबह अपने अधिकारियों को मिसाइल टेस्ट का ऑर्डर दिया और दोपहर में मिसाइल फायर कर दी गई, जिसके जरिए उत्तर कोरिया ने शक्ति प्रदर्शन कर दिया। उसने इस टेस्ट लॉन्च से यह साबित करने की कोशिश की कि उसकी परमाणु मिसाइलें कोई शोपीस नहीं है जो उसने सिर्फ दिखाने के लिए बनाई हो। और ना ही उत्तर कोरिया की मिसाइलें इतनी कमजोर हैं कि उसके दुश्मनों पर परमाणु हमला करने से पहले उसे लंबी चौड़ी तैयारी करनी पड़े, बल्कि किम जोंग उन के एक इशारे पर उत्तर कोरिया अपनी परमाणु मिसाइलों को किसी भी वक्त लॉन्च करके अमेरिका का खेल खत्म कर सकता है। बताया गया कि 66 मिनट तक उड़ने के बाद किम की हवासोंग 15 मिसाइल समंदर में उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गिरी। इससे जापान के तो होश उड़े ही, उसने अमेरिका के होश उड़ाने वाला एक दावा भी कर दिया। जापान ने कहा कि उसका अनुमान है कि किम की मिसाइल अमेरिका को चीरने की भी ताकत रखती है। यानी शनिवार को उत्तर कोरिया की जो परमाणु मिसाइल समंदर में गिरी, अगर किम चाहते तो वो मिसाइल आगे तक उड़कर अमेरिका के ऊपर भी फट सकती थी। इसलिए उत्तर कोरिया का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए अमेरिका ने अगले ही दिन जापान के साथ जॉइंट एयर एक्सरसाइज कर डाली। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ जापान के साथ ही अभ्यास नहीं किया, बल्कि एक ही दिन में उसने जापान और दक्षिण कोरिया दोनों के साथ अलग अलग ड्रिल की। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में भी बम बरसाने वाले अपने लंबी रेंज के विमान और दमदार स्टेल्थ फाइटर जेट मैदान में उतार दिए और फिर आसमान में अमेरिका का B-1B बॉमर, F-16 जेट और दक्षिण कोरिया का F-35A और F-15K जैसे लड़ाकू विमान बाज की तरह आसमान में मंडराते दिखे। इस बीच खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे नाम के संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दे डाली। पंजाब के मोगा में एक कार्यक्रम के दौरान अमृतपाल सिंह ने बयान दिया और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी चुनौती दे डाली। पिछे हटा सकता ना इंदिरा हटा सकी है, ना मोदी हटा सकता, ना अमित शाह हटा सकता। अमृतपाल सिंह का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने पंजाब सरकार से कार्रवाई की मांग की। इसको अरेस्ट करना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए। बीजेपी ने अमृतपाल सिंह पर पंजाब के माहौल को खराब करने का भी आरोप लगाया। इधर मुंबई में क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार सपना गिल को कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके लिए उन्होंने मुंबई की अंधेरी कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पूरा का पूरा बोगस केस है, झूठा केस है। हालांकि इससे पहले कोर्ट ने सपना समेत 3 आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेजने का फैसला सुना दिया था, लेकिन बाद में सपना की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई। उधर पाकिस्तान के एक मंत्री ने वहां की सेना और खुफिया एजेंसी ISI पर आतंकवादियों से सांठगांठ का आरोप लगा दिया। ये बात भारत पिछले कई साल से कहता आ रहा है कि पाकिस्तान की सेना और ISI आतंकियों को बढ़ावा देती है, जिस पर पाकिस्तान के मानवाधिकार मंत्री रियाज पीरजादा ने मोहर लगा दी। उनके मुताबिक ISI के पूर्व प्रमुख जनरल फैज हमीद आतंकी संगठन TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों से इतनी हमदर्दी रखते थे कि वो उन्हें पाकिस्तान में ही बसाने की फिराक में थे। यही नहीं, रियाज पीरजादा का दावा है कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा भी यही चाहते थे, यानी ये दोनों TTP के आतंकवादियों को पाकिस्तान में शरण देना चाहते थे ताकि वो दूसरे आतंकी संगठनों की तरह उनके इशारे पर काम कर सकें। हालांकि रियाज पीरजादा से पहले वहां के 2 और मंत्री भी ये बात कबूल कर चुके हैं। और पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने तो ये तक माना था कि अफगानिस्तान में रूस से लड़ने के लिए मुजाहिदीन को तैयार करना सबसे बड़ी गलती थी। 80 के दशक में अफगानिस्तान में 10 साल तक चली जंग में रूस से लड़ने के लिए बड़ी संख्या में आतंकियों को तैयार किया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान उसे एक बड़ी गलती मान रहा है क्योंकि वो मुजाहिदीन ही उसके लिए भस्मासुर बन गए हैं। राना सनाउल्लाह के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सत्ता में रहते हुए TTP के कई बड़े आतंकियों को जेल से रिहा किया था। ये वो आतंकी थे जिन्हें पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाई गई थी। राना सनाउल्लाह की ही तरह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी सेना और ISI के साथ आतंकियों की मिलीभगत की बात कही थी। इधर पाकिस्तान में गंभीर आर्थिक संकट के बीच POK में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया। इसके साथ ही वहां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में मिलाने की मांग ने भी जोर पकड़ लिया, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने POK में रहने वाले लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है।
पाकिस्तान के कई दूसरे शहरों की तरह पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में भी लोगों के सामने भुखमरी की समस्या है। इसी वजह से वहां शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में उन लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है जो ये चाहते हैं कि भारत इन हालात में पीओके पर कब्जा कर ले, जिससे न सिर्फ उन्हें खाना बल्कि रोजगार भी मिल सके। वहां के लोगों का यह भी आरोप है कि पाकिस्तान की सेना जबरदस्ती उनकी जमीनों पर कब्जा कर रही है ताकि उन इलाकों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोगों को बचाया जा सके। इस बीच एनआईए ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 2 साल पहले पकड़े गए करोड़ों के ड्रग्स के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में एनआईए ने 22 लोगों को आरोपी बनाया और दावा किया कि इस मामले से जुड़े लोग ड्रग्स की तस्करी से कमाए गए पैसों को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा तक पहुंचाने का काम करते थे। इस केस में हरप्रीत तलवार नाम के आदमी को मुख्य आरोपी बनाया गया। मुंद्रा बंदरगाह पर सितंबर 2021 में करीब 3000 करोड़ के ड्रग्स मिले थे, जिसके बाद एनआईए ने अपनी कार्रवाई शुरू की। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, भारत में फरवरी में ही हीट वेव के आसार बन गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस साल भारत में इतनी गर्मी पड़ सकती है कि सऊदी अरब का मक्का भी भारत के आगे ठंडा महसूस होगा। मतलब मक्का जैसी गर्मी भारत में, ये बहुत डरावनी चेतावनी है। वैज्ञानिकों को यह आशंका इसलिए क्योंकि देश के कई हिस्सों में अभी से तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। कुछ जगह तो गर्मी 40 डिग्री का आंकड़ा छू चुकी है। यानी जिस तरह की गर्मी भारत में अप्रैल और मई में होती है वो फरवरी में ही हो गई है। और अगर मक्का जैसी रेगिस्तानी इलाके की गर्मी भारत में पड़ गई तो इसका नतीजा मौत भी हो सकती है, क्योंकि उस तरह की गर्मी झेलना यहां लोगों के लिए लगभग नामुमकिन होगा और इंसान की गर्मी बर्दाश्त करने की सीमा ही खत्म हो सकती है। दिल्ली, गुजरात और राजस्थान समेत देश के लगभग 7 राज्यों में तापमान अभी से इतना ज्यादा बढ़ गया है जितना 15 मार्च के आसपास होता है। इस बेतहाशा बढ़ रही गर्मी को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि पूरे एशिया में भारत इस साल गर्मी का हॉटस्पॉट हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पड़ेगी। और ये सिलसिला पिछले साल मार्च में शुरू हुआ था। तब मार्च में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी थी, लेकिन इस साल गर्मी ने फरवरी में ही धावा बोल दिया। इसी महीने गुजरात के भुज में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। राजस्थान के कई शहर भी 40 डिग्री की गर्मी छूने को हैं। वहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर चुका है। वहीं दिल्ली में तो 17 साल का रिकॉर्ड टूट गया। वहां तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाके ही गर्मी की चपेट में नहीं आए। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भी गर्मी ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उत्तराखंड के मसूरी में भी अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये मसूरी का इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान है। वहीं समंदर किनारे बसे महाराष्ट्र और गोवा में भी तापमान सामान्य से औसतन 5 से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। बल्कि ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क नाम की एक इंटरनेशनल रिपोर्ट ने तो इससे भी भयानक दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक दुनिया के 50 इलाके क्लाइमेट चेंज की बलि चढ़ सकते हैं। और चिंता की बात यह है कि इन 50 इलाकों में भारत के 9 राज्य हैं जिन्हें बिगड़ता मौसम बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा खतरा है बिहार को, फिर नंबर है उत्तर प्रदेश का, उसके बाद असम, फिर राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और केरल जैसे राज्य हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाली बाढ़, जंगलों में लगती आग, समंदर का बढ़ता जलस्तर और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इन राज्यों में इमारतों और दूसरी प्रॉपर्टी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकती है। इधर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुए नक्सली हमले में 2 जवान शहीद हो गए। बताया गया कि हमले से ठीक पहले दोनों जवान अपने कैंप से एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले। तभी घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों जवान शहीद हो गए। शहीद हुए जवानों में एक जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का था, जबकि दूसरा जवान छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में तैनात था। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री ने दावा किया कि चीन रूस को खतरनाक हथियार देने की प्लानिंग कर रहा है। यह बयान उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया और रूस यूक्रेन जंग में चीन के बढ़ते रोल को पश्चिमी देशों के लिए खतरा बताया। क्योंकि चीन और रूस वैसे ही दोस्त हैं। चीन ने यूक्रेन पर रूस के हमले की कभी आलोचना भी नहीं की। उल्टा खबर आई कि वो रूस को आर्थिक मदद दे रहा है। और अब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बयान ने चीन पर नया बयान दे दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चीन रूस को घातक हथियार दे सकता है और अगर उसने ऐसा किया तो चीन के लिए अच्छा नहीं होगा। यानी अमेरिका को चीन की जबरदस्त टेंशन है। उसे चीन और रूस की दोस्ती पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा लग रही है, क्योंकि अगर चीन और रूस के हथियार एक हो गए तो पूरे के पूरे नेटो के लिए उनसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि चीन अमेरिका के इस बयान को गलत बता रहा है। उसने साफ कर दिया कि वो रूस को किसी तरह का कोई भी हथियार नहीं देने वाला। उधर खबर है कि पश्चिमी देशों ने पुतिन के लिए सीक्रेट हथियार बनी रूसी कंपनी रोसतम पर चोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये मांग यूक्रेन की नेता इना सोवसुन ने उठाई।
और पश्चिमी देशों से अपील की कि वो रूस की सरकारी परमाणु कंपनी रोसातम पर बैन लगा दें, जिसके लिए यूक्रेन की नेता इना सोव्सुन ने रूस का कस्टम्स डेटा सबके सामने पेश किया। रूस के कस्टम्स डेटा के मुताबिक जब से जंग की शुरुआत हुई है, यानी करीब 1 साल में, रूस ने 83 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 7,000 करोड़ रुपए के परमाणु शक्ति से जुड़े सामान का निर्यात किया है। जिसका मतलब यह है कि रूस की परमाणु शक्ति से जुड़े सामान का निर्यात लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों के रूस पर कई प्रतिबंध लगाने के कारण उसकी आर्थिक हालत में गिरावट देखी गई। और यही वजह रही कि इना सोव्सुन ने पश्चिमी देशों से रूसी कंपनी रोसातम को बैन करने की मांग की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रूस को हथियार बनाने के लिए उससे जुड़ा सामान न मिले, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जिसके लिए रूसी कंपनी रोसातम पर कड़े प्रतिबंध लगाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इना सोव्सुन ने साफ कहा कि रोसातम ही रूस को हथियार बनाने से जुड़ा सामान दिलवाने में सबसे बड़ी मददगार है और पुतिन के लिए सीक्रेट हथियार का काम करती है। साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि अब तक रोसातम पर इसलिए बैन नहीं लगाया गया था क्योंकि यूरोप एक हद तक रूसी गैस पर निर्भर था। इधर बिहार में पुलिस ने नदी के रास्ते तस्करी करने वालों का भंडाफोड़ कर दिया। छपरा में पुलिस ने एक नाव को पकड़ा जो अवैध शराब से भरी हुई थी, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए बताई गई। शराब की खेप के साथ पुलिस ने तस्करी के आरोप में एक आदमी को भी पकड़ा। बताया गया कि पुलिस को नदी के रास्ते शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने एक संदिग्ध नाव को पकड़ा, जिसमें उन्हें 100 से ज्यादा कार्टन शराब मिली। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के रक्षा मंत्रालय में तैनात पुतिन की एक भरोसेमंद अधिकारी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बताया गया कि वो सेना के लिए पैसा इकट्ठा कर रही थी, लेकिन अब उनकी मौत हो गई। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि मरीना यानकिना नाम की अधिकारी एक इमारत की 16वीं मंजिल से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। दावा है कि मरीना पुतिन के पसंदीदा अधिकारियों में एक थी। बताया गया कि युद्ध की शुरुआत से ही वो सेना के लिए पैसा जुटा रही थी, लेकिन इसी बीच उनकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई। लेकिन ये पहला मौका नहीं जब पुतिन के किसी करीबी की इस तरह से जान गई हो। इससे पहले रूस के कई बड़े कारोबारी और सेना के अधिकारियों की मौत भी इसी तरह से हो चुकी है। दावा तो यहां तक किया जाता रहा है कि जंग में पुतिन की मदद करने वालों को कोई चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहा है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पिछड़ने पर वैगनर ग्रुप के मुखिया ने पुतिन के अधिकारियों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके बाद एक बार फिर उनके और पुतिन के बीच टकराव के कयास लगाए जाने लगे, क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाया वो चौंकाने वाला है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के कई बड़े अधिकारियों को नाकारा तक बता दिया, लेकिन दावा है कि वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यूक्रेन के जिन हिस्सों में उनके लड़ाकों ने बढ़त बनाई, वो पुतिन के अधिकारियों के सही फैसले न लेने की वजह से उनके हाथ से छूट गए। खबर है कि बखमुत की लड़ाई में कमजोर पड़ने के बाद वैगनर ग्रुप के मुखिया सबसे ज्यादा भड़क गए, क्योंकि उन्होंने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यूक्रेन का दावा है कि उसके सैनिक रूसी सेना को बखमुत में मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के हमलों में रूसी फौज के साथ वैगनर ग्रुप को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खबर है कि इसीलिए येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के अधिकारियों को आड़े हाथ लिया और जंग में हुए अब तक के नुकसान के लिए पुतिन के भरोसेमंद लोगों पर ही उंगली उठा दी। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब वैगनर ग्रुप के मुखिया ने इस तरह से नाराजगी जताई हो। इससे पहले वो रूसी सेना पर ही आरोप लगा चुके हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने पुतिन की फौज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने उनके लड़ाकों के पास हथियारों की कमी की बात कही थी, जिसके बाद ये दावा किया गया कि यूक्रेन जंग में वैगनर ग्रुप पुतिन के खिलाफ ही खड़ा हो गया। लेकिन अब जब एक बार फिर येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन के अधिकारियों की आलोचना की, तो पुतिन और उनके बीच तकरार की खबरों ने जोर पकड़ लिया। उधर खबर है कि वैगनर ग्रुप की तरह रूस में एक और प्राइवेट आर्मी तैयार हो रही है। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है, जो यूक्रेन युद्ध में कई जगहों पर अहम भूमिका में नजर आई। वैगनर ग्रुप ने ही रूस की सेना की सोलेदार और बखमुत के कई हिस्सों पर कब्जा जमाने में मदद की। और अब खबर है कि वैगनर ग्रुप की तरह रूस में एक और प्राइवेट फौज बनने वाली है। हालांकि इसका इस्तेमाल इस जंग में होगा या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन रूस के प्रधानमंत्री की तरफ से ये साफ कहा गया कि ये कोई सैन्य संगठन नहीं होगा, बल्कि गज़प्रोम की प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी होगी, जो रूस की सरकारी गैस कंपनी गज़प्रोम को सुरक्षा देने का काम करेगी। क्योंकि रूस से यूरोप तक गैस पहुंचाने वाली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइनों में लीकेज पर स्वीडन ने दावा किया था कि उनमें गैस का रिसाव कोई हादसा नहीं था, बल्कि उनमें जानबूझकर बम धमाके किए गए थे। यानी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइनों से गैस का रिसना यूरोप को गैस धमाके में उड़ाने की साजिश थी, जिसके बाद इस गैस कंपनी को रूस की सरकार से अपनी फौज बनाने की इजाजत मिल गई, क्योंकि इन पाइपलाइनों को रूसी कंपनी गज़प्रोम ने बनाया था। दावा है कि अपनी सुरक्षा के लिए ये एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी बनाने वाली है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, यूक्रेन में दहशत फैल गई, क्योंकि वहां ये डर सताने लगा कि अगर रूस में वैगनर ग्रुप की तरह एक और प्राइवेट फौज तैयार हो गई तो यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें और बढ़ सकती हैं। पहले ही वहां रूसी सेना, वैगनर ग्रुप और चेचन लड़ाकों की मौजूदगी से चारों तरफ तबाही मची हुई है। हालांकि जानकारों का मानना है कि इससे यूक्रेन को कोई खतरा नहीं है।
इधर तिहाड़ जेल प्रशासन ने लाल किले पर हमले के दोषी आतंकी अशरफ को फांसी पर लटकाने की मांग की। इस मुद्दे पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने निचली अदालत को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसके जरिए कोर्ट से आतंकी अशफाक के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने की मांग की गई, जिससे यह तय हो जाए कि किस तारीख को और कितने बजे लाल किले पर हमले के इस दोषी को फांसी दी जाए। साल 2000 के इस मामले पर अब निचली अदालत में 27 फरवरी को सुनवाई होगी। उधर ब्रिटेन का दावा है कि सीरिया भेजी गई राहत सामग्री की आड़ में वहां संग्राम छिड़ सकता है। सीरिया 2011 से ही गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है, जबकि 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप ने उसके कई शहर तबाह कर दिए, जिसके बाद कुछ दिनों तक तो कई देशों ने सीरिया की मदद नहीं की। वहीं तुर्की में राहत अभियान चला रहे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी सीरिया की सुध नहीं ली। हालांकि जब इस पर दबाव बना तब एक साथ कई देश उसकी मदद के लिए आगे आए और उन्होंने न सिर्फ बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भिजवाई, बल्कि सीरिया को करोड़ों डॉलर के फंड भी दिए। लेकिन इस बीच ब्रिटेन का दावा है कि सीरिया में यही मदद नए संग्राम की जड़ बन सकती है, और इसके लिए ब्रिटेन ने यह दलील दी कि इस मदद के नाम पर वहां की बशर अल असद सरकार राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है, जो सीरिया के कई इलाकों पर कब्जा जमाए बैठे विद्रोहियों को भड़का देगी। ऐसे में विद्रोहियों और वहां की सेना के बीच कभी भी भयंकर युद्ध छिड़ जाएगा, जो भूकंप की वजह से बर्बाद हो चुके सीरिया के लिए किसी भी लिहाज से सही नहीं होगा। इसके अलावा ब्रिटेन ने यह भी दावा किया कि तुर्की और सीरिया की सीमा पर मौजूद 2 क्रॉसिंग को मदद पहुंचाने के नाम पर हाल ही में खोल दिया गया, लेकिन ये दोनों क्रॉसिंग विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में हैं। ऐसे में तुर्की के रास्ते जो भी मदद सीरिया तक पहुंचाई जा रही है वो वहां की सरकार को नहीं मिल पा रही। ब्रिटेन के मुताबिक इस वजह से भी बशर अल असद सरकार और विद्रोहियों के बीच लड़ाई और भड़क सकती है। असल में भूकंप आने से पहले तक तुर्की सीरिया के विद्रोहियों के पक्ष में खड़ा था और वहां की सरकार के खिलाफ जंग लड़ रहा था, जबकि बशर अल असद के समर्थन में पुतिन की सेना है। इस बीच विनाशकारी भूकंप से उबरने में जुटे सीरिया में इजराइल ने मिसाइलें बरसा दी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। और इजराइल की वायुसेना ने यह हमला सीरिया की राजधानी दमिश्क में किया, जहां आसमान से मिसाइलें बरसने के बाद कई मकान जमींदोज हो गए, जिससे वहां दहशत मच गई। इस हमले के बाद सीरिया बौखला गया। उसने भूकंप प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत अभियान के बीच इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप के बाद इजराइल ने पहली बार यह हमला किया। हालांकि वो पहले भी सीरिया के कई इलाकों पर मिसाइलें बरसा चुका है। असल में इजराइल की दुश्मनी न सिर्फ सीरिया की बशर अल असद सरकार से है, बल्कि वो सीरिया में मौजूद लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और ईरान के समर्थन वाले आतंकी संगठनों को भी निशाना बनाता आ रहा है। इजराइल का आरोप है कि सीरिया के ये आतंकी संगठन उसके देश में हमले की फिराक में रहते हैं। उधर भूकंप की मार झेल रहे तुर्की में एक और भूकंप की भविष्यवाणी की गई, जिसमें इस्तांबुल शहर में भारी तबाही की आशंका जताई गई। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2030 तक इस्तांबुल में 7.5 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है। तुर्की में 6 फरवरी को ही 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अगर इस्तांबुल में इतना तगड़ा भूकंप आता है तो वहां तबाही का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहां भूकंप आने से 50,000 से 2 लाख इमारतें बर्बाद हो सकती हैं। इससे पहले 1999 में इस्तांबुल के पूर्वी हिस्से में 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसीलिए वैज्ञानिकों ने अभी से भूकंप को लेकर अलर्ट कर दिया। उधर तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप से ईरान भी बुरी तरह डर गया। उसके अधिकारियों ने सरकार को चेतावनी दे डाली कि अगर ईरान में भी धरती कांपी तो वहां इतनी लाशें बिछेंगी कि गिनती करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ईरान में लाखों इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। और अगर रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता का जल्जला आ गया तो ईरान, अमेरिका और इजराइल जैसे अपने कट्टर दुश्मनों को आंखें दिखाने लायक ही नहीं बचेगा, क्योंकि वहां 2 करोड़ से ज्यादा लोगों पर मौत मंडराएगी। कुछ विशेषज्ञों ने तो ये अनुमान भी लगाया कि अकेले ईरान की राजधानी तेहरान में ही कम से कम 15 लाख मौत की नींद सो जाएंगे। नक्शे पर ईरान जिस जगह मौजूद है वहां भूकंप आने का खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां अरब, भारतीय और यूरेशियाई प्लेटें मिलती हैं, इसलिए ईरान में खलबली मची है। इधर जेएनयू में छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर के अपमान पर बवाल हो गया। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन एसएफआई ने यह हरकत की और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उनकी तस्वीर का अपमान किया। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन एसएफआई ने आरोप लगाया कि कैंपस में बिना परमिशन के छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लगाई गई थी। इस मुद्दे पर जेएनयू में बवाल भी हो गया। एबीवीपी और लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन के बीच धक्का मुक्की भी हुई। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के सबसे वफादार और करीबी रमजान कादिरफ अब उनके लिए ही चुनौती बन चुके हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि कादिरफ ने बड़ा ऐलान करते हुए यह कह दिया कि वो अपनी एक सैन्य कंपनी बनाएंगे जो पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप की तरह काम करेगी। वैगनर ग्रुप पुतिन की कसाई ब्रिगेड के नाम से भी मशहूर है।
जिसके लड़ाके पूरी दुनिया में दुश्मनों का बेरहमी से कत्ल करने के लिए जाने जाते हैं। और इस वक्त वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूसी सेना और कादिरोव के लड़ाकों के साथ मिलकर पूर्वी यूक्रेन पर कहर बरपा रहे हैं। और सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पुतिन के इशारे पर कई देशों में इसके लड़ाके कत्लेआम मचा चुके हैं। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रमजान कादिरोव वैगनर ग्रुप से बेहद प्रभावित हैं और वो उसी की तरह एक प्राइवेट आर्मी बनाने के प्लान पर काम कर रहे हैं, जबकि पुतिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि पुतिन को इस बात का डर है कि अगर कादिरोव ने अपनी प्राइवेट आर्मी बना ली तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन जंग के दौरान ही कई बार रमजान कादिरोव पुतिन पर भड़क चुके हैं। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि कुछ हफ्ते पहले ही कादिरोव ने यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला करने के लिए पुतिन से अपील की थी और उनके ऐसा न करने पर कादिरोव उन पर भड़क गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कादिरोव ने यह तक कह दिया था कि पुतिन की कमजोर रणनीति की वजह से ही यूक्रेन इतने दिनों से रूस की ताकतवर सेना के सामने सीना तान कर खड़ा है। यही नहीं, वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन के साथ भी उनकी खटपट की खबरें आती रही हैं। लेकिन अब कादिरोव वैगनर ग्रुप की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे और उनका यह तक कहना है कि वैगनर ग्रुप ने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है, जिससे प्रभावित होकर वो उसी की तरह एक प्राइवेट आर्मी बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिए कि जंग खत्म होने के बाद ही वो इस पर काम शुरू कर देंगे, यानी रमजान कादिरोव यूक्रेन की जंग के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कादिरोव काफी वक्त से इस प्लान पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए वो यूक्रेन युद्ध जल्द से जल्द खत्म करवाना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो जंग खत्म करने के लिए पुतिन को यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने के लिए उकसा भी चुके हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि पुतिन उनकी चालाकी समझ चुके हैं और वो ये जानते हैं कि अगर कादिरोव ने भाड़े के लड़ाकों वाली कंपनी बना ली तो आने वाले वक्त में वो रूस के लिए गले की हड्डी बन सकते हैं। इस बीच ईरान ने आतंकी संगठन अलकायदा से रिश्ते के आरोपों को खारिज कर दिया। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि अलकायदा का नया मुखिया ईरान में छिपा हुआ है, लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस दावे को गलत बताया। ईरान ने साफ कर दिया कि आतंकी संगठन अलकायदा का नया कमांडर सैफ अल अदल उसके यहाँ नहीं है और ना ही ईरान का इस संगठन से कोई रिश्ता है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका पर उसकी छवि खराब करने का आरोप लगा दिया। अमेरिका पिछले कई दिन से अलकायदा के इस आतंकी के पीछे पड़ा हुआ है। उस पर 9/11 हमले के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग देने का आरोप है। इसी वजह से अमेरिका ने उस पर $10 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 83 करोड़ का भारी भरकम इनाम रखा है। यूएन की एक खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि पिछले साल हुई अल जवाहिरी की मौत के बाद अलकायदा से जुड़े सभी फैसले सैफ अल अदल ही ले रहा है। उधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी वहां की बौखलाई सरकार के निशाने पर आ गए। वो बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान के चुनाव आयोग पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत में चुनाव कराने का दबाव बना रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 8 फरवरी को भी पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी थी, जिस पर कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने दोबारा चिट्ठी लिखी और इस पर नाराजगी जताई। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने वहां के मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा से अपील की थी कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत में चुनाव की तारीखों पर चर्चा करने के लिए एक इमरजेंसी बैठक में आकर शामिल हों। लेकिन इस बीच उन पर पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के हाथों की कठपुतली बनने का आरोप लगा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी को इमरान खान का खास माना जाता है और खबर है कि इसी वजह से पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने आरिफ अलवी को सलाह दी कि उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति की तरह काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने उन पर इमरान खान के प्रवक्ता के तौर पर काम करने का भी आरोप लगाया। राना सनाउल्लाह ने चुनाव मामलों में दखल देने पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति की आलोचना भी की और कहा कि उनका चुनाव तारीखों के ऐलान से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस बीच खबर है कि अपने देश में एशिया कप के मुकाबले कराने के लिए पाकिस्तान नया पैतरा आजमा सकता है। भारतीय टीम के पाकिस्तान न जाने के ऐलान के बाद एशिया कप के मैच 2 देशों में कराने की प्लानिंग हो रही है, यानी भारत के जितने भी मैच इस दौरान खेले जाएंगे वो यूएई में हो सकते हैं। वहीं पाकिस्तान अपने हिस्से के सारे मैच अपने ही देश में खेलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बीसीसीआई ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि अगर एशिया कप के मैच पाकिस्तान में हुए तो भारतीय टीम इसमें हिस्सा नहीं लेगी। हालांकि पाकिस्तान ने भी इसके बाद भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से दूर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन बीसीसीआई पाकिस्तान की धमकियों के बावजूद अपने फैसले पर डटा रहा। यही वजह है कि पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस नए प्लान की जरूरत पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि दुनिया की बाकी टीमें उसके देश में आकर खेलने से इनकार करें। इसलिए वो भारत के मैच यूएई में कराकर बाकी टीमों के मैच पाकिस्तान में ही कराने की योजना बना रहा है। इधर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में पहाड़ खिसकने की वजह से श्रीनगर हाईवे बंद हो गया। वहां बनी कई दुकानें भी मलबे की चपेट में आ गईं और इस घटना में करीब 10 घरों को भी नुकसान पहुंचा, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ समेत सेना के जवान फौरन वहां पहुंचे, जिन्होंने सबसे पहले वहां रह रहे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। ये पूरा आया, इसने 5-6 मकान इसमें उड़ा के ले गए। इस दौरान गनीमत ये रही कि किसी की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि श्रीनगर हाईवे बंद होने की वजह से लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ गईं।
इस बीच नीतीश से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग हो गए। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। पिछले कुछ दिनों से कुशवाहा लगातार नीतीश के खिलाफ बोल रहे थे और उन्होंने नीतीश कुमार को कमजोर तक कह दिया था, जिसकी सबसे बड़ी वजह डिप्टी सीएम का पद बताया गया, क्योंकि अटकलें हैं कि उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी के साथ ये पद शेयर करना चाहते थे। यही नहीं, उन्होंने जेडीयू में हिस्सेदारी तक की बात कर डाली थी, जिसके बाद नीतीश एंड कंपनी उन पर राशन पानी लेकर चढ़ गई। उपेंद्र कुशवाहा को खूब अनाप शनाप बोला गया। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने जेडीयू छोड़ दी और नई पार्टी बना ली। राष्ट्रीय लोक जनता दल यही नई पार्टी है। यानी 2024 के नजदीक आते आते नीतीश का एक ऐसा साथी उनको छोड़कर चला गया, जिसके दम पर वो लव कुश यानी कि कुर्मी कोयरी फॉर्मूले को सफल बनाने के काम में जुटे थे। लेकिन पीएम पद की दावेदारी पेश करने की तैयारी में बैठे नीतीश को झटका लगा और बीजेपी का काम बैठे बैठाए आसान हो गया। उधर समंदर में चीन की नाक में दम करने के लिए भारतीय नौसेना अपने बेड़े में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल करने की तैयारी में है। भारत के पास पहले से ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पहला आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत। लेकिन एक बार रवाना होने के बाद जब कोई एयरक्राफ्ट कैरियर लौटता है तो वो 2 से 3 महीने के लिए रीफिटिंग के लिए चला जाता है। ऐसे में भारतीय नौसेना के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर रह जाता है। इसीलिए वो अपने बेड़े में आईएनएस विक्रांत जैसा ही दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल करने की तैयारी में है, जिसके कमीशन होते ही चीन की नाक में दम होना तय है, क्योंकि चीन का 80% ऊर्जा से जुड़ा व्यापार हिंद महासागर के रास्ते होता है। ऐसे में आगे चलकर अगर कभी जंग होती है तो भारत इस रूट को बंद कर सकता है और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के आने के बाद समंदर में भारतीय नौसेना की पकड़ तो मजबूत हो ही जाएगी। इधर खबर है कि ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि एक ईरानी ड्रोन मुंबई के करीब पहुंच गया। ये घटना 10 फरवरी की बताई गई और दावा किया गया कि अरब सागर में इजरायल के एक जहाज से ईरान का ड्रोन जा टकराया। बताया गया कि हमला उस वक्त हुआ जब इजरायल का वो जहाज हिंद महासागर से होकर अरब सागर पहुंचा था और भारत और ओमान के समुद्री तटों से करीब 550 किलोमीटर दूर था। इस हमले में उस जहाज को हल्का नुकसान पहुंचने की खबर है और वो इजरायल का एक शिपिंग टैंकर बताया गया। लेकिन खबर है कि हमले के समय उसमें सामान नहीं था और उस जहाज पर किया गया हमला भी इतना जबरदस्त नहीं था कि कोई बड़ा नुकसान होता। यही वजह रही कि उस जहाज के क्रू मेंबर पूरी तरह सुरक्षित रहे। अमेरिका का भी मानना है कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ था, जिसने अरब सागर को जंग का नया ठिकाना बना लिया। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि इस ड्रोन को लॉन्च कहां से किया गया था और वो किस तरह का ड्रोन था। उधर खबर है कि पाकिस्तान की तरह मिस्र की भी आर्थिक हालत बेहद खराब है, लेकिन पश्चिम एशिया के अमीर और ताकतवर मुस्लिम देश भी उसका साथ देने के बजाय उसकी संपत्तियों को कौड़ियों के दाम खरीदने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि अफ्रीकी देश मिस्र की हालत पिछले कुछ सालों में बेहद खराब हुई है। मिस्र पर तो पिछले साल आईएमएफ ने भी मेहरबानी की थी और उसे $300 करोड़ का बेल आउट पैकेज दिया था, लेकिन आईएमएफ की मदद के बावजूद मिस्र की हालत में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। आईएमएफ से दोबारा मदद मिलने की संभावना बेहद कम है और मिस्र का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली है। इसीलिए यूएई और सऊदी अरब जैसे मुल्कों को मिस्र अपनी संपत्तियां बेचने की कोशिश में जुटा है। किसी भी तरह वो इन बड़े देशों के साथ डील करना चाहता है ताकि उसके खजाने में कुछ डॉलर आ सके, जबकि सऊदी अरब और यूएई की कोशिश सौदेबाजी की है। वो कम कीमत पर मिस्र की संपत्तियां खरीदने की कोशिश में लगे हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व सांसद और 1984 के सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर पर बीजेपी और कांग्रेस में जबानी जंग शुरू हो गई। एक रोज पहले एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 61 सदस्यों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें 1984 के सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर का भी नाम शामिल है। लिस्ट के जारी होते ही बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। ये मोहब्बत की दुकान है या नफरत की दुकान है? इसके बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। बीजेपी को सवाल करने के अलावा थोड़ा सा ये भी देख लें कि क्या सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस की इस लिस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ 36 निर्वाचित सदस्यों के भी नाम हैं। इधर उत्तर प्रदेश के संभल से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 लोग एक पुलिस वाले से ऐसे उलझे कि नौबत मारपीट तक आ गई, जिससे वहां हंगामा मच गया। आरोप है कि वहां एक मंदिर के पास कुछ लड़कों ने अपनी मोटरसाइकिल सड़क पर ही पार्क कर दी। जिन्हें रोकने पहुंचे पुलिस वाले से पहले तो उनकी कहासुनी हुई और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक लड़का पुलिस वाले का कॉलर पकड़कर उसे पीछे धकेलता नजर आया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद ऐसे में वहां के रक्षा विशेषज्ञ अपनी सरकार को परमाणु बमों का सौदा करने की नसीहत देने लगे हैं। उनके मुताबिक परमाणु हथियारों के बदले पाकिस्तान को मोटी कमाई होगी, जिससे वो अपनी भूख मिटा पाएगा। हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को। पाकिस्तान के रक्षा एक्सपर्ट जायद हामिद ने तो परमाणु हथियारों को सऊदी अरब, तुर्की और ईरान को देने का सुझाव दे दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त 150 से ज्यादा परमाणु बम है। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर दुनिया भर की नजर है।
और अमेरिका समेत कई देशों को तो इस बात का भी डर है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहीं गलत हाथों में न चले जाएं। इसी वजह से यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक टीम हाल ही में पाकिस्तान दौरे पर गई थी, जिसने वहां के परमाणु ठिकानों की जांच की थी। इस दौरान इस बात की पड़ताल की गई कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की सुरक्षा कितनी पुख्ता है, क्योंकि इन दिनों जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं, उसके परमाणु बमों के जखीरे पर ही सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भूख से परेशान वहां की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। इसी को देखते हुए कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने एक इमरजेंसी प्लान बना रखा है, जिसके मुताबिक अगर पाकिस्तान के परमाणु बमों पर खतरा मंडरा है तो वो स्नैच एंड ग्रैब यानी हथियारों को छीनकर उन पर कब्जा करने की नीति पर काम करेगा। मतलब पाकिस्तान के परमाणु बमों की सुरक्षा के लिए अमेरिका उन पर अधिकार जमा लेगा, जिससे पाकिस्तान का परमाणु बमों का सौदा करने का प्लान भी कामयाब नहीं हो पाएगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जिस वक्त कीव में बाइडेन की मुलाकात ज़ेलेंस्की से हो रही थी, उसी वक्त रूस का MiG-31 कीव के आसमान पर नजर आया। खबर है कि रूस का यह लड़ाकू विमान हाइपरसोनिक मिसाइल लेकर कीव आया था, जिसके बाद वहां एयर अलर्ट जारी कर दिया गया और सायरन बजने लगे। ये जानकारी यूक्रेन की सेना की तरफ से दी गई। यूरोप दौरे पर निकले बाइडेन का यूक्रेन जाने का कोई प्लान नहीं था, वो पोलैंड की ओर बढ़ रहे थे। जंग के आगाज पर बजे थे। यूक्रेन की सेना ने जानकारी दी कि रूस के इस विमान ने बेलारूस से उड़ान भरी, जिसके बाद यूक्रेन अलर्ट हो गया। वहां एक बार फिर सायरन की आवाज गूंजने लगी, जिससे संकेत मिल गया कि पुतिन को बाइडेन का यूक्रेन में कदम रखना बर्दाश्त नहीं, और इसीलिए पुतिन ने बाइडेन को हवा से ही ललकार दिया। वो भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि अपनी किंजल मिसाइल भेजकर। खबर है कि रूस का MiG-31 जो हाइपरसोनिक मिसाइल लेकर आया, वो रूस की खतरनाक किंजल मिसाइल थी। 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाली किंजल मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। और यूक्रेन जंग के दौरान रूस ने पहली बार किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया और यूक्रेन में खून की नदियां बहा दी। पुतिन ने बाइडेन को ललकारने के लिए एक बार फिर अपनी यही मिसाइल भेजी, क्योंकि बाइडेन ने जंग के दौरान पहली बार यूक्रेन का दौरा किया। इससे पहले वो यूक्रेन के दोस्त और पड़ोसी देश पोलैंड तक गए थे, यानी यूक्रेन के बिल्कुल नजदीक। लेकिन इस बार बाइडेन के कदम सीधा यूक्रेन में पड़े, जिसने रूस यूक्रेन जंग की आग में घी डालने का काम किया। वैसे बाइडेन का यूक्रेन जाने का कोई प्लान नहीं था और यूरोप दौरे के दौरान वो पोलैंड जाने वाले थे, लेकिन अचानक उनके कदम राजधानी कीव की ओर मुड़ गए, जिसने दुनिया को चौंका दिया। क्योंकि करीब 1 साल से चल रही इस जंग में पहली बार ऐसा मौका आया जब बाइडेन यूक्रेन पहुंचे, ज़ेलेंस्की से मिले। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें देखते ही देखते दुनिया में छा गईं, क्योंकि ये कोई मामूली घटना नहीं थी। बाइडेन ने यूक्रेन जाकर पुतिन की दुखती रग पर हाथ रख दिया, क्योंकि पुतिन नहीं चाहते कि अमेरिका उनके और यूक्रेन के मामले में बोले। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार ये बात अमेरिका को बताई है, लेकिन अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहा। और अब तो बाइडेन खुला खेल खेलने के मूड में है। उन्होंने कीव में करीब 5 घंटे बिताए और जान का खतरा मोल लेकर ज़ेलेंस्की के साथ वहां की सड़कों पर घूमते रहे, जिसके बाद दोनों नेताओं की औपचारिक मुलाकात हुई और बाइडेन ने एक बार फिर पुतिन से कह दिया कि अमेरिका और यूक्रेन साथ साथ है। The Americans stand with you and the world stands with you. अमेरिका ने बाइडेन के यूक्रेन दौरे को पूरी तरह सीक्रेट रखा और करीब 9 घंटे का सफर करके बाइडेन अमेरिका से पोलैंड पहुंचे। अमेरिका से पोलैंड तक पहुंचने में 4 एयर स्पेस का इस्तेमाल होता है। पहला अमेरिका, दूसरा यूके, तीसरा जर्मनी और चौथा पोलैंड। बाइडेन ने नेटो की सुरक्षा के कड़े घेरे में सुबह 4:15 बजे पर अमेरिका उड़ान भरी थी और खुफिया तरीके से यूके से जर्मनी तक सफर तय किया और फिर वहां से सीधा पोलैंड पहुंचे, जहां वो ट्रेन में बैठे और पोलैंड की सीमा से ट्रेन से ही कीव पहुंचे। जबकि पिछले हफ्ते तक व्हाइट हाउस यही कह रहा था कि बाइडेन के यूरोप दौरे के एजेंडे में यूक्रेन शामिल नहीं है। लेकिन पुतिन को चिढ़ाने के लिए बाइडेन यूक्रेन पहुंच गए। वो खाली हाथ नहीं आए, बल्कि उन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा कि वो यूक्रेन को हथियारों से पाट देंगे, यानी यूक्रेन की वो मांग पूरी करेंगे जिसके लिए ज़ेलेंस्की कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं। खबर है कि बाइडेन ने यूक्रेन को $500 मिलियन यानी करीब 4000 करोड़ रुपए के हथियार देने का वादा किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान बाइडेन ने खुद कहा कि वो यूक्रेन को गोला बारूद और तोपें देने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और हथियारों पर भी बात हुई जो पहली बार यूक्रेन को मिलने वाले हैं। मतलब 24 फरवरी से पहले यूक्रेन पहुंचकर बाइडेन ने बता दिया कि वो यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। भले ही ये जंग उनकी सेना नहीं लड़ेगी, लेकिन उनके हथियारों से लड़ी जाएगी, क्योंकि बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि 24 फरवरी नजदीक है, बाइडेन ने अपनी चाल चल दी है और अब पुतिन की अगली चाल का इंतजार है। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन ने समंदर में अपनी परमाणु पनडुब्बी भेजी है, जिसके लिए उन्होंने बाइडेन के यूरोप दौरे का वक्त चुना।
क्योंकि बाइडेन के यूरोप दौरे का मतलब है रूस के लिए खतरे की घंटी बजना, और इसी वजह से उसने अपनी परमाणु पनडुब्बी को समंदर में भेज दिया। यूक्रेन ने यह अलर्ट जारी करते हुए दावा किया कि रूस अपने परमाणु हथियारों का बटन दबाने वाला है, जिसके लिए तंबोव में उसके बॉम्बर तैनात कर दिए गए हैं और समंदर में पनडुब्बी भेज दी गई है। रूस का तंबोव शहर मॉस्को से करीब 400 किलोमीटर दूर है और यूक्रेन के खुफिया विभाग ने दावा किया कि रूस के इसी शहर में यूरोप की बर्बादी की कहानी लिखी जा रही है। जबकि रूस का कहना है कि यूक्रेन मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है, क्योंकि परमाणु अटैक का प्लान रूस नहीं यूक्रेन बना रहा है और रूस का नाम लेकर अपनी मनमानी करने की प्लानिंग कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से यूक्रेन के दावों का औपचारिक जवाब आया, जिसमें साफ साफ कहा गया कि कीव को रेडियो एक्टिव पदार्थों का अड्डा बनाया जा रहा है और यूरोप के अलग अलग देशों से उनकी सप्लाई की जा रही है। हालांकि रूस ने अपने इस दावे का कोई सबूत नहीं दिया, जिसके बाद यूक्रेन ने एक बार फिर कहा कि रूस नेटो को फंसाने का प्लान बना रहा है और जानबूझकर। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी कि अगर जासूसी गुब्बारे वाले मुद्दे को ज्यादा उठाया गया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। 4 फरवरी को अमेरिका ने अपने साउथ कैरोलिना राज्य के पास चीन के गुब्बारे को ढेर कर दिया था, जिसके बाद से दोनों देश आमने सामने हैं। गुब्बारों से जासूसी का आरोप लगाते हुए बाइडेन चीन को कई बार लताड़ चुके हैं, जबकि चीन ये बार बार कह रहा है कि उसका गुब्बारा जासूसी करने वाला नहीं बल्कि मौसम की जानकारी इकट्ठा करने वाला गुब्बारा था, जो गलती से अमेरिका में घुस गया था। लेकिन शी जिनपिंग पर बाइडेन को जरा भी भरोसा नहीं है और इसी वजह से वो चीन को खरी खोटी सुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। और एक रोज पहले भी अमेरिका और चीन के अधिकारियों के बीच मुलाकात हुई। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि उस बैठक में भी अमेरिका ने सबसे ज्यादा जोर जासूसी गुब्बारे वाले मुद्दे पर ही दिया और एक बार फिर यह दोहराया वो अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका के सख्त रुख की वजह से चीन तिलमिला गया और बौखलाहट में उसने उल्टा अमेरिका को ही गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर अमेरिका को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी और अपने बयान में यह तक कह दिया कि अगर जासूसी गुब्बारे वाले मुद्दे को बार बार उठाया गया तो अमेरिका को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और कनाडा समेत कई देशों के आसमान में चीन के संदिग्ध गुब्बारे दिखाई दे चुके हैं। अमेरिका का यह भी दावा है कि चीन इन गुब्बारों से 40 से ज्यादा देशों की जासूसी कर चुका है। हालांकि चीन इन आरोपों से इनकार करता रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के संभल से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 लोग एक पुलिस वाले से ऐसे उलझे कि नौबत मारपीट तक आ गई, जिससे वहां हंगामा मच गया। आरोप है कि वहां एक मंदिर के पास कुछ लड़कों ने अपनी मोटरसाइकिल सड़क पर ही पार्क कर दी। जिन्हें रोकने पहुंचे पुलिस वाले से पहले तो उनकी कहासुनी हुई और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक लड़का पुलिस वाले का कॉलर पकड़कर उसे पीछे धकेलता नजर आया और इसमें उसके दोस्त ने भी उसका साथ दिया। आरोप है कि दोनों ने मिलकर न केवल पुलिस वाले से बदतमीजी की बल्कि उसे बीच सड़क पर बुरी तरह पीट दिया। 2 लड़कों द्वारा अभद्रता की गई, मारपीट का प्रयास किया गया। हालांकि बवाल मचते ही वहां कुछ और पुलिस वाले भी पहुंच गए, जो उन दोनों लड़कों को पकड़कर अपने साथ थाने ले गए, जहां उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। वहां ईडी की एक टीम ने अवैध खनन के आरोप में कई जगहों पर छापे मारे और आरोपियों के करीब 13 ठिकानों पर दबिश दी। अवैध खनन के आरोपियों की इस लिस्ट में कांग्रेस के कई नेता और बड़े अधिकारियों के नाम शामिल होने की आशंका भी जताई गई, जिनके खिलाफ ईडी जल्द ही एक्शन ले सकती है। इस बीच ईरान में सबसे बड़े आर्थिक संकट की घंटी बज गई। पता चला कि अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों के जवाब में ईरान बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला कर रहा है। ईरान इंटरनेशनल नाम की एक न्यूज एजेंसी ने इस घोटाले की खबर छापी। ये खबर एक चिट्ठी के आधार पर छापी गई, जो ईरान के उपराष्ट्रपति को उन्हीं के सलाहकार ने लिखी थी। लेकिन जैसे ही चिट्ठी लीक हुई, हंगामा खड़ा हो गया। ईरान 2018 से ही कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। प्रतिबंधों की वजह से किसी भी देश के लिए ईरान के साथ व्यापार करना मुश्किल है, लेकिन दावा यह है कि प्रतिबंधों का तोड़ निकालने के लिए ईरान बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला कर रहा है। आरोपों के मुताबिक ईरान 2018 से ही धड़ाधड़ नोट छाप रहा है। ईरान की करेंसी है रियाल, जिसकी कीमत डॉलर के मुकाबले पाताल में पहुंच चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1 खरीदने के लिए 4,70,000 रियाल खर्च करने पड़ते हैं। खबर है कि सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान पिछले कुछ सालों से लगातार नोटों की छपाई कर रहा है। बेहिसाब नोटों की छपाई करने से कोई देश महंगाई के दलदल में धंस सकता है। ऊपर से उसकी अर्थव्यवस्था पर दुनिया का भरोसा खत्म हो सकता है। और यही हाल ईरान का हो भी रहा है। $1 पाने के लिए लाखों रियाल खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन ये नौबत इसलिए आई क्योंकि इराक समेत कई देशों में ईरान के सैकड़ों करोड़ डॉलर फंस गए।
जिन्हें ईरान लाख कोशिश करने के बाद भी निकाल नहीं पा रहा। अकेले इराक में ईरान का इतना पैसा फंसा है जो अगर निकल जाए तो उसकी आधी परेशानी खत्म हो जाए। इराक के पास ईरान के 850 करोड़ डॉलर फंसे होने का जिक्र उस चिट्ठी में है। ईरान से इराक को गैस और बिजली की सप्लाई होती है, जबकि इराक को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने ईरान से रिश्ते खत्म करने को कहा हुआ है। मुसीबत यह है कि इस डील को न तो ईरान रोक पा रहा है और न ही इराक बंद करने की हिम्मत कर पा रहा है। नतीजा यह है कि इराक पर ईरान का कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज भी ऐसा जो इराक चाह कर भी लौटा नहीं पा रहा। ऊपर से आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर नजर रखने वाली संस्था FATF भी इराक को चेतावनी दे चुकी है। और इराक को साफ कहा गया कि अगर ईरान को रकम भेजी गई तो इराक पर भी सख्त प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। इसीलिए इराक में फंसी हुई रकम के बराबर नोट छापने का आदेश ईरान की सरकार ने वहां के सेंट्रल बैंक को दे दिया। लेकिन ईरान का यह कदम उसकी अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा संकट में धकेलने वाला साबित हुआ। ऊपर से खुफिया एजेंसियों का दावा यह है कि इराक अकेला ऐसा मुल्क नहीं है जहां ईरान का कैश फंसा हो, बल्कि इराक के अलावा दक्षिण कोरिया, जापान और कनाडा समेत ऐसे कई देश शामिल हैं। ये जानकारी अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स भी छाप चुकी है। फोर्ब्स ने तो दावा किया था कि इन सभी देशों में कुल मिलाकर ईरान के 10,000 करोड़ डॉलर फंसे हुए हैं। भारतीय रुपयों में ये रकम करीब 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी रकम फंसने के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था बेहाल है, जिसकी जड़ में वो आर्थिक प्रतिबंध हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान पर लगाए थे। और खबर है कि बीते 5 साल में ईरान भले ही अपनी फौज की ताकत दिखाने में लगा हो, लेकिन वो कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। उसकी हालत इतनी बुरी है कि अगर जल्द ही उसे मदद नहीं मिली तो वो बर्बाद हो जाएगा। और उसका परमाणु बम बनाने का सपना तो टूटेगा ही, लोगों के सामने भूख से मरने की नौबत आ जाएगी। दुनिया के सामने खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश में ही वो गलती पर गलती कर रहा है। माना जा रहा है कि रूस के साथ यूक्रेन की जंग में शामिल होना उसका कोई दांव नहीं बल्कि उसकी मजबूरी थी। ईरान को किसी भी शर्त पर आर्थिक मदद चाहिए थी, इसीलिए वो रूस को बेहद कम कीमत पर अपने खतरनाक ड्रोन बेचने के लिए राजी हो गया। हालांकि जिन देशों में ईरान का पैसा फंसा है उनमें सबसे बड़ा नाम इराक का ही है, और इराक ने FATF से ईरान का पैसा लौटाने की इजाजत मांगी है। अगर ये इजाजत इराक को न मिली तो ईरान के लिए मुश्किलें बढ़नी तय हैं। उधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक साथ कई बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि किम जोंग उन को अपने देश में पाकिस्तान जैसे हालात पैदा होने का खतरा सताने लगा था। यही वजह थी कि उन्होंने उत्तर कोरिया के भुखमरी की कगार तक पहुंचने से पहले ही हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। खबर है कि किम जोंग उन ने अपने देश में एक साथ कई बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए, जिनके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की कोशिश होगी, ताकि उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था अचानक पाकिस्तान की तरह मुंह के बल न गिर पड़े। और इसी डर से किम जोंग उन ने पहले ही कमर कस ली। जानकारी के मुताबिक इन नए प्रोजेक्ट पर सेना और वहां की जनता मिलकर काम करेगी, जिसकी आधिकारिक घोषणा करने के लिए किम जोंग उन ने खुद इसमें हाथ बटाया। बताया गया कि इनमें सबसे ज्यादा ध्यान सरकार ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट पर देगी, जिनकी मदद से न सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि उनकी जरूरतें भी पूरी होंगी। और यह ऐलान उत्तर कोरिया में मनाए जाने वाले सालाना जश्न के दौरान किया गया, जो हर साल किम जोंग उन के पिता और उत्तर कोरिया के पूर्व शासक किम जोंग इल के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिसके लिए वहां सेना के जवान और उत्तर कोरिया के लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा होते हैं। जानकारी के मुताबिक किम जोंग इल का जन्म 16 फरवरी को हुआ था, जिसके बाद उत्तर कोरिया हर साल उनकी याद में जश्न मनाता है। इसी से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कई लोग नाचते नजर आए। वहां सड़कों पर किम जोंग इल का 81वां जन्मदिन मनाने सैकड़ों लोग जमा हुए। इसके अलावा स्कूलों में भी इसके लिए खास कार्यक्रम रखे गए, जिनमें बच्चे अपने देश के पूर्व शासक को मार्च पास्ट कर सलामी देते नजर आए। इधर पाकिस्तान के बाद श्रीलंका में भी आर्थिक संकट खड़ा हो गया। इस बार तो हालात पिछले साल से भी ज्यादा खराब है। बताया जा रहा है कि श्रीलंका भी IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए मजबूर है ताकि उसे बेल आउट पैकेज मिल सके। मतलब ये कि IMF का बेल आउट पैकेज इस वक्त पाकिस्तान ही नहीं बल्कि श्रीलंका के लिए भी सबसे बड़ी जरूरत है। जरूरत भी ऐसी कि अगर पैकेज ना मिला तो श्रीलंका के भी वजूद पर संकट खड़ा हो जाएगा। श्रीलंका की सरकार ने इसीलिए अब वहां की जनता पर महंगाई का बहुत बड़ा बोझ डाल दिया। एक झटके में वहां पर बिजली को 75% महंगा कर दिया गया। वहां महंगाई दर जनवरी में 54% दर्ज की गई थी। इसीलिए IMF से श्रीलंका को कर्ज की जरूरत है। पाकिस्तान की ही तरह IMF ने श्रीलंका के सामने भी कड़ी शर्तों का पुलिंदा रखा है। हर तरह की सब्सिडी बंद करने और टैक्स बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। इन्हीं सुझावों को मानने पर मजबूर श्रीलंका में एक बार फिर हंगामा मचा है। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की वजह से ही पिछले साल वहां गृह युद्ध छिड़ गया था। उधर तुर्की से देश लौटने के दौरान NDRF के जवानों के सम्मान में वहां के अदना एयरपोर्ट पर लोगों ने तालियां बजाई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अदना एयरपोर्ट पर मौजूद लोग NDRF के जवानों के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाते दिखाई दिए। तुर्की में 6 फरवरी को भूकंप आने के बाद NDRF की टीमें वहां मदद के लिए पहुंची थी, जहां उन्होंने कई लोगों का रेस्क्यू किया। यही वजह रही कि जब NDRF के जवान तुर्की से लौट रहे थे तो एयरपोर्ट पर मौजूद लोग उनकी विदाई में तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए।
तुर्की की मदद के लिए भारतीय सेना ने एक मेडिकल टीम भी भेजी थी जो अब देश लौट आई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की से राहत बचाव का काम करके लौटे जवानों से मुलाकात की। एनडीआरएफ के ये सभी जवान ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में राहत बचाव के लिए गए थे, जिनके भारत लौटने पर प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की। साथ ही प्रधानमंत्री ने तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों से लौटे जवानों की हौसला अफजाई भी की। आप सभी पर देश को बहुत गर्व है। असल में ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने एनडीआरएफ के जवानों की कुछ टीमों को तुर्की भेजा था। उन टीमों ने तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में 24 घंटे काम करके मलबे में दबे कई लोगों की जान बचाई। इधर दिल्ली में अपने घर पर हुए पथराव पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर पर पहली बार नहीं हमला किया गया, बल्कि चौथी बार उनके घर को निशाना बनाया गया। उन्होंने दिल्ली पुलिस से इस मामले में कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। कौन है ये लोग जो चौथी मर्तबा हमारे घर पर हमला किए हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने एक दिन पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि किसी ने पत्थर से उनके घर पर हमला किया। इसके बाद जब पुलिस उनके घर पहुंची तो उन्होंने वहां से 3 पत्थर बरामद किए। उधर खबर है कि जर्मनी एक ऐसी पनडुब्बी बनाने की तैयारी में है जो समंदर में रूस की बादशाहत को खत्म कर देगी। अभी तक रूस की पोसीडन को दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी माना जाता है, जो परमाणु हथियार दागने की भी ताकत रखती है। लेकिन जर्मनी समंदर में सुनामी लाने में सक्षम रूस की पोसीडन को भी मात देने की तैयारी में है। जर्मनी के मुताबिक ये एक ड्रोन सबमरीन होगी, यानी इसे चलाने के लिए किसी सैनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी मदद से जर्मनी समंदर में मौजूद दुश्मन के ठिकानों का पता आसानी से लगा लेगा और जरूरत पड़ने पर पलक झपकते ही उन्हें तबाह भी कर देगा। इस ड्रोन सबमरीन की लंबाई 25 मीटर होगी, यानी ये पनडुब्बी करीब 82 फीट की होगी, जबकि रूस की परमाणु ड्रोन पनडुब्बी पोसीडन की लंबाई 20 मीटर है। वहीं जर्मनी ने इसे अमेरिकी पनडुब्बियों की तरह आकार में चपटा बनाया है, जिसका फायदा इसे पानी की सतह और गहराई दोनों जगह दुश्मन की नजर से बचकर उसकी जानकारी जुटाने में होगा। इस बीच वैज्ञानिकों ने इंग्लैंड के यॉर्कशायर में 2 साल पहले मिले एक डायनासोर के पंजे के निशान की गुत्थी सुलझाने का दावा किया। बताया गया कि पंजे का वो निशान एक मांसाहारी डायनासोर का है जो वहां आराम करने लेटा होगा, और हो सकता है कि इस दौरान उस डायनासोर ने अपना पैर जमीन पर कुछ ज्यादा ही दबाव के साथ रख दिया हो। तभी तो 16 करोड़ 60 लाख साल बाद भी जमीन पर उस डायनासोर के पंजे का निशान इतना गहरा नजर आया। 2021 में ब्रिटेन की एक पुरातत्व वैज्ञानिक को समंदर किनारे 3.25 फीट लंबा ये निशान दिखा था। यॉर्कशायर में डायनासोर का इतना बड़ा निशान कभी नहीं मिला, इसलिए अब उसे वहां के एक म्यूजियम में रखा जाएगा। इधर अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए चीन को उसके आक्रामक रवैये के लिए कड़ी फटकार लगाई। पिछले साल 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें वहां से खदेड़ दिया था। इस घटना के बाद से एलएसी पर तनाव बना हुआ है। इसी मुद्दे पर अब अमेरिका ने भारत का साथ देते हुए चीन को जमकर लताड़ा। अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का आंतरिक हिस्सा करार देते हुए चीन के आक्रामक रवैये की निंदा की। इसके लिए अमेरिकी संसद में एक अहम प्रस्ताव लाया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है। यही नहीं, इस प्रस्ताव में अमेरिका ने भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया। ये पहला मौका है जब अमेरिकी संसद में इस तरह का कोई प्रस्ताव लाकर भारत का साथ देने का वादा किया गया। और चीन को ये चेतावनी दी गई है कि वो भारत के खिलाफ अपनी उकसावे वाली हरकत को फौरन बंद कर दे। अमेरिका की संसद में लाया गया उस प्रस्ताव में चीन की एलएसी को बदलने की कोशिश की निंदा की गई, और साथ ही अमेरिका ने दूसरे भड़काऊ कदमों के लिए भी चीन का विरोध किया। इस प्रस्ताव के जरिए अमेरिका ने भारत का अपनी सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का खुलकर समर्थन किया। अरुणाचल प्रदेश में हो रहे विकास के काम और रक्षा आधुनिकीकरण का स्वागत करते हुए अमेरिका ने भारत को हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। इस प्रस्ताव को अमेरिका का एक असाधारण कदम बताया जा रहा है, क्योंकि इस प्रस्ताव का वहां की संसद में आना ये बताता है कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय राज्य के तौर पर मान्यता दे चुका है। 2020 में जब गलवान हिंसा हुई थी उस समय भी एक प्रस्ताव लाया गया था और तब भी अमेरिका ने एलएसी पर चीन की आक्रामकता का विरोध किया था। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शादी समारोह में लड़के वालों और लड़की वालों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों ही पक्षों के लोग एक दूसरे को बुरी तरह मारते नजर आए। आरोप है कि दूल्हे ने शादी वाले दिन 5 लाख रुपए की मांग कर दी, जिसे लड़की वाले पूरा नहीं कर सके। इसके बाद तो शादी समारोह जंग का मैदान बन गया। कुछ लोगों ने तो एक दूसरे पर कुर्सियां बरसानी शुरू कर दी। मैंने फिर भी 1 लाख रुपए इनको दिए। इस पूरे विवाद के बाद दुल्हन ने दूल्हे के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस बीच रूस ने यूरोप के देश ऑस्ट्रिया पर पलटवार करते हुए उसके 4 राजनयिकों को अपने देश से निकाल दिया। हाल ही में ऑस्ट्रिया में तैनात रूस के 4 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश जारी किया गया था, जिस पर बौखलाए पुतिन ने ऑस्ट्रिया को उसकी भाषा में जवाब दे दिया,
क्योंकि ऑस्ट्रिया ने राजधानी वियना में तैनात रूस के 4 राजनयिकों पर जासूसी का आरोप लगाया था। इसके बाद उसने रूसी अधिकारियों को देश छोड़ने का भी फरमान जारी कर दिया, जिसे रूस ने बदले की कार्रवाई बताकर कड़ी आपत्ति जताई थी। लेकिन इसके बाद भी पुतिन का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने यूरोप के इस देश के साथ वही सलूक किया जो उसने रूस के साथ किया था। हालांकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इस तरह की ये पहली घटना नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी यूरोप के कई देश अपने यहाँ तैनात रूसी अधिकारियों को निकाल चुके हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ब्रिटेन की सेना बड़े पैमाने पर ड्रोन खरीदने की योजना बना रही है, जिनका इस्तेमाल वो दुश्मन के हवाई हमलों से निपटने के लिए करेगी, जिनमें सबसे बड़ा खतरा है रूस, जो कई बार ब्रिटेन को दहलाने की धमकी दे चुका है। यही वजह है कि ब्रिटेन की सेना ड्रोन की तादाद बढ़ाने की मांग कर रही है, जिसके लिए उसने सस्ते और हल्के ड्रोन चुने हैं। अभी ब्रिटेन की सेना दुश्मन की जानकारी जुटाने के लिए जिस ड्रोन का इस्तेमाल करती है उसकी कीमत 8,000 यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 7 लाख है। लेकिन अब वो इसकी जगह महज 500 यूरो के ड्रोन खरीदने की योजना बना रही है। यानी ब्रिटेन को ऐसा एक ड्रोन लाखों के बजाय सिर्फ 45,000 रुपए का पड़ेगा, जिसका वजन भी मुश्किल से 250 ग्राम होगा। ब्रिटेन का मानना है कि इससे न सिर्फ ड्रोन पर होने वाला खर्च कई गुना घट जाएगा, बल्कि सैनिकों की जान जाने का खतरा भी कम हो जाएगा। इधर जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन खिसकने से कई मकान धंस गए तो कई मकानों में दरारें आ गईं। जमीन खिसकने की वजह से वहां के रास्ते भी बंद हो गए और लोगों की आंखों के सामने उनके मकान मलबे में तब्दील हो गए। बताया गया कि जमीन खिसकने की वजह से 13 घरों को नुकसान पहुंचा। इसमें 6 घर टोटली जमीन के अंदर धंस गए। हालांकि जमीन खिसकने की सूचना मिलते ही प्रशासन ने फौरन राहत बचाव का काम शुरू कर दिया और वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। इधर बिहार की राजधानी पटना के जेठुली इलाके में पार्किंग विवाद में दूसरे दिन भी जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद वहां भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। बताया गया कि एक दिन पहले 2 पक्षों के बीच गंगा घाट पर एक ट्रैक्टर की पार्किंग के मुद्दे पर विवाद हुआ था। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 जख्मी हो गए, जिसके बाद उन लोगों के जानने वालों ने गोली चलाने वाले पक्ष को जमकर नुकसान पहुंचाया। उनकी गैस एजेंसी, सामान ढोने वाली 2 गाड़ियों और 2 गोदामों में आग लगा दी गई। इतना ही नहीं, फायरिंग करने वाले शख्स के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया, वो भी तब जब उसमें कुछ लोग मौजूद थे। जेठुली इलाके का, जहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इन हालात में पहुंचे पुलिस वालों ने हंगामे को शांत कराने की कोशिश की। वहीं जहां जहां आग लगाई गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने भी उसे बुझाने में पूरा दम लगा दिया। नीतीश कुमार आकर घटनास्थल का खुद से जायजा करें। एक दिन पहले भी इसी तरह आगजनी की गई थी। इस मामले में पुलिस 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस बीच महाराष्ट्र के विधान भवन में एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना के पार्टी दफ्तर पर कब्जा कर लिया। 17 फरवरी को चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताते हुए पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद अब शिंदे गुट के विधायकों ने विधानमंडल में मौजूद शिवसेना ऑफिस पर कब्जा कर लिया। शिंदे गुट के लोगों ने वहां लगे बोर्ड और बैनर भी हटा दिए। एकनाथ शिंदे फैक्शन के लोगों ने इस पूरे दफ्तर में एंट्री कर ली है, कब्जा कर लिया है। वहीं उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की अपील की है। इधर बिहार के अररिया में गांजा तस्करों को पकड़ने पहुंचे सशस्त्र सीमा बल की 56वीं बटालियन के कमांडेंट सुरेंद्र विक्रम पर हमला हो गया। आरोप है कि नेपाल बॉर्डर के पास चेकिंग के दौरान उन्हें गोली मारी गई, जिसमें वो घायल हो गए। बताया गया कि उन्हें नेपाल बॉर्डर पर गांजा तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। आरोप है कि इसी दौरान एक मोटरसाइकिल को रोकने पर कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। इसी भीड़ में से किसी व्यक्ति के द्वारा एक गोली चलाई गई, जिसमें वो जख्मी हो गए। इस पूरी घटना में वहां मौजूद एक आदमी को भी गोली लगी। इस बीच ब्राजील में बाढ़ आने और जमीन खिसकने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। वहां के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो में तो हालात बेहद खराब दिखाई दिए, जहां चारों तरफ पानी का ही कब्जा नजर आया। हालांकि इसके बावजूद सैलाब के बीच से कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सड़क से गुजरते दिखाई दिए। साओ पाउलो शहर में बाढ़ के पानी ने जमकर कहर बरपाया। वहां कई लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, लेकिन उनकी मुसीबतें तब और ज्यादा बढ़ गईं जब कुछ जगहों पर जमीन खिसक गई, जिसकी वजह से सड़कें टूट गईं और कई गाड़ियां किसी खिलौने की तरह पानी में समा गई। बाढ़ ने ब्राजील के कई शहरों को हिलाकर रख दिया। जानकारी के मुताबिक वहां इससे अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक नाबालिग लड़की से मारपीट और बदसलूकी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम ओंकार तिवारी है, जिसकी दुकान पर वो लड़की काम करती थी। और आरोप है कि जब उसने दुकान के मालिक ओंकार तिवारी से पैसा मांगा तो वो भड़क गया और उसने धारदार हथियार से उस लड़की पर हमला बोल दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। हालांकि इस घटना के अगले दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। काम को छोड़ने को लेकर के और भी कुछ अन्य विवाद थे, जिसको लेकर के आरोपी ने घटना की है। आरोपी ओंकार तिवारी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने शहर में उसका जुलूस भी निकाला। इसका एक वीडियो भी सामने आया,
जिसमें उसके हाथों में हथकड़ी लगी दिखाई दी और वो अपने कान पकड़कर पुलिस के साथ सड़क पर चलता नजर आया। इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा कर दिया। सदन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी, लेकिन इसी दौरान विपक्ष के नेताओं ने नारेबाजी करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। बजट सत्र के शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च तक चलेगा। उधर ऑस्ट्रेलिया में तूफान और बारिश ने वहां के अलग अलग हिस्सों में जमकर तबाही मचाई, लेकिन तूफान का सबसे ज्यादा असर सिडनी में देखने को मिला, जहां तूफान की वजह से बोट रेस के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ गया। सिडनी में जिस जगह पर इस रेस का आयोजन किया गया था, वहां चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। कई लोग बचने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। तूफान की वजह से कुछ बोट को भी काफी नुकसान पहुंचा। तूफान के तबाही मचाने का एक और वीडियो भी सामने आया, जिसमें कार के अंदर कुछ लोग जान बचाने के लिए सिर छिपाकर बैठे नजर आए। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तेज ओले पड़ने की वजह से अचानक उनकी कार का शीशा ही टूट गया। गनीमत यह रही कि इसके बावजूद किसी को चोट नहीं आई। इधर उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक राजा भैया की पत्नी ने 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करा दिया, जिसमें उन्होंने एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। अक्षय प्रताप सिंह राजा भैया के रिश्तेदार हैं, लेकिन उनकी पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने उनको फ्रॉड बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अक्षय प्रताप ने उनकी एक कंपनी के शेयर गलत तरीके से हथिया लिए और खुद को उस कंपनी का डायरेक्टर भी बना लिया। उधर पाकिस्तान की लाहौर हाईकोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमानत मिल गई। इमरान खान के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत वारंट जारी हुआ था और इसी मामले में कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिल गई। इससे पहले इमरान खान के सैकड़ों समर्थक लाहौर हाईकोर्ट के बाहर जुट गए और उनकी जमानत के लिए दुआ मांगते नजर आए। ये मामला इमरान खान के प्रधानमंत्री रहने के दौरान मिले उपहारों को सस्ते में खरीदने और फिर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेचने से जुड़ा है। इसी मामले में इमरान खान को वहां के चुनाव आयोग ने 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था और उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ पिछले साल इमरान के समर्थकों ने वहां के चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर हिंसक प्रदर्शन किए थे, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए थे। इधर कर्नाटक के हासन जिले से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि वहां आईफोन के लिए एक डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी गई, क्योंकि आरोपी के पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। बताया गया कि 20 साल के एक लड़के ने पहले ऑनलाइन एक आईफोन ऑर्डर किया, लेकिन जैसे ही डिलीवरी बॉय उसकी डिलीवरी करने के लिए उस लड़के के घर पहुंचा, आरोप है कि लड़के ने फोन फ्री में पाने के लिए उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी लड़के ने डिलीवरी बॉय के शव को 3 दिन तक अपने घर में ही रखा। आरोप है कि इसके बाद उसे जलाने के लिए उसने एक पेट्रोल पंप से पहले पेट्रोल खरीदा और फिर शव को ठिकाने लगा दिया, लेकिन बाद में पुलिस ने डिलीवरी बॉय के शव को बरामद करते हुए आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया। अदावत दिल में रखते हैं मगर यारी दिखाते हैं। अदावत दिल में रखते हैं मगर यारी दिखाते हैं, न जाने लोग भी क्या क्या अदाकारी दिखाते हैं। सौगात की बात कही अकेला ने, दरख्तों की हिफाजत करने वालों डर नहीं जाना, दिखाने दो अगर कुछ सिर फिरे हारी दिखाते हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त, फिर होगा 100 बात की बात।